फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं जीएस का 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल और बिहार पुलिस एवं अन्य एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं 100 क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ जो कि आपका अभी पाकिस्तान में है। कहाँ है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग वैद में निज के किस अंग का आभूषण था? तो यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें आपका राइट आंसर गले का था। निज के एक क्या था? निज के एक सोने का आभूषण होता था जो गले में पहना जाता था। ये रिंग वैदिक काली में हिरण और स्वर्ण शब्द सोने के लिए प्रयोग किया जाता था, जो कि निज के सोने का एक आभूषण होता था या गले में पहना जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो किनको समझा जाता था? तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा कुरुपंचाल को समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के प्रदर्शित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, बलिराम को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। ज्ञातव्य है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में बलराम भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। इसका समर्थक किसके एक अभिलेख से होता था? तो इसका किसके अभिलेख से होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक से होता था। अशोक क्या है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। और मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? तो ये लुम्बिनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की? तो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने गिर लेक गुजरात या राष्ट्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहला चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश का संस्थापक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो किसका नाम था? तो आंसर हो जाएगा आपका 7 का बी, चंद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः हैं। तो जो एलिफेंटा के है जो प्रसिद्ध स्मारक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, शैव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
जो एलिफेंटा का वास्तविक नाम, एलिफेंटा का वास्तविक नाम क्या है? जो एलिफेंटा है, एलिफेंटा का वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम है धारा नगरी। धारा नगरी है वास्तविक नाम। इन्हें यह नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पे बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। यहाँ पर हिंदू धर्म शैव का विषय लिया गया और यहाँ पे मंदिर पहाड़ियों को काट कर बनाया गया और यहाँ पे 9 बड़ा प्रतिमान है जो भगवान शंकर की विभिन्न रूपों तथा क्रियाओं को दिखाती है। इनमें भगवान शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षित है। यह 23 या 24 फीट लंबी तथा 17 फीट ऊंची है। इसी मूर्ति में भगवान शंकर के तीनों रूप का चित्रण किया गया है। तीनों रूप का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित करेंगे? तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का शेरशाह। शेरशाह, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी है जो 1540 से 1545 मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अजमेर। अजमेर में थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था। सर थॉमस रो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा नियुक्त 1615 से 1619 तक भारत में रहा। थॉमस रो 14 जनवरी 1616 1616 को अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। अजमेर में कहाँ? जहांगीर से क्या हुआ? पहली बार मिला। बाद में वह जहांगीर के साथ मांडू अहमदाबाद भी गया। फिर 1619 में वह जहांगीर का यह फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल बाबर में अंग्रेज़ों का इसी प्रकार स्वागत होगा। वह विवरण हुकलुगते सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया गया था। वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो हुकलुगती सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वीणा। जो वीणा है, औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर पाबंदी लगाई थी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी। औरंगजेब संगीतीय विरोध होने पर भी स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। उसी के काल में फकीरुल्लाह ने मानकू तुहल का अनुवाद
राग दर्पण नाम से करके औरंगजेब को अर्पित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो यहाँ पे सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। जो शेखर न्याज़िमुद्दीन है जो अजमेर से संबंधित नहीं है। ठीक है। अकबर का मकबरा सिकंदरा है। जहांगीर का मकबरा सहदरा। शेर सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी का मकबरा। लेकिन यहाँ पे आपका जो डी है, और शेख न्याज़िमुद्दीन औली का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दानिल अल बुखारी था। इनका जो जन्म बदायूं में 1236 में हुआ। 1236 में हुआ था। 1325 में शेख न्याज़िमुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। इन्हें जियासपुर दिल्ली में दफनाया गया। इनके शिष्यों में आमिर खुसरो और आमिर हसन देवली प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। किसके समय में मराठ राजा नाचिस हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बालाजी राव। बालाजी राव 1740 से 1761 ईस्वी नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध था। किसके नाम से था? नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों को प्रथम कौन थे? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली। कौन थे? तो पुर्तगाली। भारत में व्यापार के लिए पहले पुर्तगाली 1498। इसके बाद डच आए। डच 1602 में। इसके बाद अंग्रेज कब आया भारत? तो 1599। इसके बाद डेन कब आया? 1616 में। इसके बाद डेन के बाद कौन सा आया? तो फ्रांसीसी 1664 में आया। ज्ञात यह है कि भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए 1498 में पुर्तगाली सबसे पहले आया। उसके और सबके बाद में गया। कब गया पुर्तगाली भारत से? तो 1961 ईस्वी में वापस गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई। ए.ओ. हुरुम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन बोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास
तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजे ने सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। इस अधिवेशन में कुल जो सदस्य थे भाग लिए थे वो कितना लिए थे? 72 सदस्यों ने भाग लिए थे। 72 सदस्यों ने भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? 1880 के दशक में इंडिया मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता से होता था। कलकत्ता इंडिया मिरर का प्रकाशन 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष आदि ने कलकत्ता से किया था। इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया गया था। और किस भाषा में किया गया था? तो अंग्रेजी भाषा में किया गया था। अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस स्थान का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडिया नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1883 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अन्य अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका दूसरा सम्मेलन 1885 में कलकत्ता में हुआ। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुरेंद्र बनर्जी की सलाह पर 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 का लॉर्ड लिटन ने किया था। और लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब किया था? तो 1878 का प्रवर्तन लॉर्ड लिटन ने किया था। देसी भाषा के समाचार पत्रों की अधीनता पर यह एक्ट बहुत बड़ा आघात था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आर.बी. घोष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूत अधिवेशन तप्ती नदी के किनारे 26 दिसंबर 1907 को अध्यक्षता राम बिहारी घोष ने की थी। इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन उग्रवादियों एवं अग्रवादियों के बीच हुआ था। उदारवादियों और अग्रवादियों के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो किसने चलाया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका श्यामजी कृष्णा वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो यहाँ पे किसने विरोध किया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, एन जी रंगा।
महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विद्रोह एन.जी. रंगा ने किया था। इसे ज्ञात है कि चंपारण 1917 के लिए गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गए थे। चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जे.बी. कृपलानी और आदि थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। तो महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने में महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। गद्दर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पे किस भाषा में हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका उर्दू भाषा में हुआ था। गद्दर पार्टी की स्थापना लाल हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो जो ये पीर पंजाल श्रेणी है कहाँ पाया जाता है? तो इस आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो कौन है जो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी है जो अध्यारोपण का उदाहरण है। चंबल नदी। चंबल नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। इसे ज्ञात होता है कि चंबल नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश। इसका चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के समीप जानपाव पहाड़ी में है, जिसकी ऊंचाई 854 मीटर ऊंची है। इस नदी की लंबाई कितनी है? तो 1040 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 25। संकोश नदी सीमा बनाती है। तो संकोश नदी सीमा बनाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। सौगौन तथा साल किसके उत्पादक है? तो यहाँ पे 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में है तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पे स्थित है? तो तुलबुल परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28।
निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत नहीं है? तो जो सोन नदी का वास्तविक स्रोत कौन नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शहडोल जिले में अमरकंटक। ये आपका सोन नदी का वास्तविक स्रोत नहीं है। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है, जो सोन नदी है उसका जो उद्गम स्थल है कहाँ है, तो सतपुड़ा। सतपुड़ा के शहडोल जिले के पहाड़ियों में अमरकंटक के पठार से होता है। यह नदी उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र जिले में बहती हुई बिहार राज्य में रामनगर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। और इससे ज्ञात होता है कि इसकी लंबाई लगभग 780 किलोमीटर है। कुल लंबाई वाली यह नदी हजारों वर्ष पूर्व पटना के समीप गंगा नदी में मिलती थी। कहाँ मिलती थी, तो पटना के पास गंगा नदी से मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में रबर उद्योग स्थित हैं? तो भारत में जो रबर उद्योग है कहाँ स्थित है, पंजिम में स्थित है। भारत में जो रबर उद्योग कहाँ है, पंजिम कहाँ है, तो ये पंजिम में स्थित है, पणजी। और भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है, यह बताएंगे। तो जो भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन वाला कौन सा राज्य है, तो आपका ये केरल है जो सर्वाधिक रबर उत्पादक में है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो इसमें कहाँ हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई में। देश के 5560 किलोमीटर लंबे तट पर 11 बड़े एवं 139 छोटे मंझोले बंदरगाह हैं। जो मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में है, जो कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देश का क्या है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। नवा सेवा में है, जो नवा सेवा का बंदरगाह कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, जो कि मैकेनाइज्ड सैटेलाइट बंदरगाह है। मार्गोगाओ ये कहाँ स्थित है, तो ये गोवा में है, जो कि प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो कांडला बंदरगाह स्थित है आपका गुजरात में। ये विशिष्टता किसके लिए है, तो जोवारिये बंदरगाह। न्यू मंगोल कहाँ स्थित है, न्यू मंगोल बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो न्यू मंगोल बंदरगाह कर्नाटका में स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है कि लौह निर्मित है। तूतीकारिन बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मन्नार की खाड़ी में संचित है। चेन्नई बंदरगाह कहाँ स्थित है, चेन्नई बंदरगाह, तो ये तमिलनाडु में है। एनरे बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो एनरे बंदरगाह ये भी कहाँ है, तो तमिलनाडु में। हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में। हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। और फिर आपका प्रायद्वीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, संसार के
किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा भारत। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां भूमि को कई श्रेणियों में बांटा गया है। इस प्रकार क्षेत्र की दृष्टि से संरक्षित भूमि सबसे अधिक भारत में ही है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित देशों में से किन्हें सर्वनिर्माण अर्धचंद्र में सम्मिलित किया गया है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 1 2 3 1 2 3 तो अफगानिस्तान, ईरान और इराक है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 33 में कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी है जो आपका ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34। भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो केनियर से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा केनियर, कांगो बेसिन, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर से होकर गुजरती है। और मकर रेखा है जो मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राज़ील, पराग्वे, चिली आदि से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। तो 35, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 3 और 4 2 3 4 तो कैटोपॉक्सी, एटना और फ्यूजियामा। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? तो 36 का देखेंगे कि कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे घाना है जो अकरा, ये सही है। केन्या है जो नैरोबी, ये भी सही है। नीबिया है जो विंडहुक, ये भी सही है। लेकिन जो यहाँ पे आपका नाइजीरिया है ये आपका गलत है। नाइजीरिया की जो राजधानी है, आपका जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया की जो राजधानी है अबूजा है। कहाँ है? तो अबूजा। और घाना की राजधानी कहाँ है? अकरा। केन्या की राजधानी है नैरोबी। और नामीबिया की राजधानी है विंडहुक। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित जलडमरुओं मध्यों में से किस जलडमरू मध्य से एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क स्ट्रेट। डेनमार्क स्ट्रेट है। डेनमार्क स्ट्रेट है जो उत्तरी अंटार्कटिक एवं आर्कटिक महासागर इंग्लैंड फ्रांस को जोड़ती है। डोवन जल संधि इंग्लैंड चैनल एवं उत्तरी सागर इंग्लैंड फ्रांस को जोड़ती है। और डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी एवं अंटार्कटिक महासागर ग्रीनलैंड कनाडा को जोड़ती है। और
बिजाल्टर संधि भूमध्य सागर एवं अंटार्कटिक महासागर और स्पेन मेक्सिको को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में किस महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ज्वाला परिधि कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे क्वेश्चन नंबर 39, अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है तो क्या है? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा मिस्र का है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की जनगणना द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग के नगर लघु किनारों की श्रेणियों में सम्मिलित किए जाते हैं? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ग 5 और 6 के श्रेणियों में। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भारत में सर्वाधिक मलिन बस्तियां महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े महासागर नगरों का विकास हुआ है और बाहर के लोग रोजगार के लिए आकर ऐसे स्थानों पे करते हैं। क्वेश्चन 42 में क्या है? भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में जनगणना कब किया गया था? तो 1881 में। देश में प्रथम जनगणना 1872 में लाई मेयो के समय संपन्न हुआ। वास्तविक रूप से प्रथम नियमित जनगणना 1881 में हुआ था। जो वास्तविक रूप से जो जनगणना हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, किन कारणों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर होगा सी, यानी कि 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 यानी कि गन्ने पर प्रति एकड़ उच्चतम उत्पाद, गन्ने में शर्करा का सर्वाधिक होना और पेराई का अधिक लंबा मौसम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन फसलें अधिकांश निर्वाहमूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? तो जो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1, मोटे अनाज तथा चावल। मोटे अनाज में जैसे क्या हो जाएगा? बाजरा, मक्का, क्वेश्चन नंबर 45 में सहकारी इकाइयों की दशा में किस देश को विकास की उचित दर प्राप्त हुई है? तो जो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा चीनी।
क्वेश्चन नंबर 46, किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी खाता खोली? तो कौन सा बैंक है जो चीन में अपनी खाता खोली? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46 का सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब खोला था? तो आपका ये राइट आंसर होगा 30 जून 2004 में। क्वेश्चन नंबर 47, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा 20, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिखित सामान का निर्यात। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का जो क्या बोल रहा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा है जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये चीन। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों का रोपण किया गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है वो क्या कहलाता है? तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए में हो जाएगा रिले क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 52, जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होता है। तो जो जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए, धान की फसल में। अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? तो अरहर का जो जन्म स्थान कहाँ है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारतवर्ष। अरहर का जन्म स्थान भारत है। हड़प्पा काल में भी इसका साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित वैदिक देवता या देवी में से कौन एक सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है? तो किसका संबंध सूर्य के साथ दिखाया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका असीवन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, वरुण प्रजाति है। तो वरुण किसकी प्रजाति है? तो यहाँ पे सरसों की प्रजाति है वरुण। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे है जो सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी है जो सम्मिलित नहीं है। नोक्रिक है जो सम्मिलित नहीं है। नोक्रिक
रिजर्व एवं बलकाफा राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है? 59, क्वेश्चन नंबर 59। ब्लू मून परिघटना होती है जब, कब होता है? तो कब होता है ब्लू मून परिघटना कब होता है? जो फर्मस अलमनक के द्वारा प्रस्तुत ब्लू मून की परिभाषा को सर्वाधिक अस्वीकृति प्राप्त है। अल्पमनक के अनुसार ब्लू मून एक खगोलीय मौसम में एक अतिरिक्त पूर्णिमा के अस्तित्व की घटना है। जो खगोलीय मौसम एक वर्ष में 4 हैं। एक वर्ष में खगोलीय मौसम इस प्रकार होंगे। इस प्रकार होंगे 21 मार्च से 20 जून और 21 जून से 22 सितंबर और 23 सितंबर से 21 सितंबर तथा चौथा में क्या हो जाएगा 22 दिसंबर से 22 मार्च। प्रत्येक माह खंड लगभग 3 माह का है। तो इनमें जो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने ना समय लगा? तो जो भारत के संविधान जो बना था उसमें कितना समय लगा था? तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 61। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 62। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो कौन बन सकता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 62 का OC। केवल कौन बन सकता है? तो यहाँ पे केवल भारत का कोई सेनावृत्ति मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। क्वेश्चन 63 में क्या बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत एक ऐसा चेक जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया है किसने कहा? तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा D, KT सेठ ने कहा। क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो जो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा A हो जाएगा मानवाधिकार आयोग। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे C, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक अधिकार नहीं है। 66 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति में से किस पर लागू होता है? तो जो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे राष्ट्रपति।
67 का क्वेश्चन देखेंगे। उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा में। 68 देखेंगे। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे होता है? तो जो महाअभियोग लगाने का अधिकार किसे होता है? तो संसद के दोनों सदनों का होता है। क्वेश्चन 69 देखेंगे। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 160 में। 70 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो जो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, वित्तीय बल को पुनर्निर्मित हेतु लौटाना। 71 क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा कर सकता है? तो किस परिस्थितियों में कर सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 71 का बी, 1, 3 और 4। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? बाहरी आक्रमण में, राज्यों में संवैधानिक तत्व की विफलता और आर्थिक संकट में कर सकता है। 72 नंबर देखेंगे। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो जो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 घंटा। 73 निम्नलिखित निम्न में से किस को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो 73 का जो राइट आंसर होगा आपका डी, राज्य विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 74। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका परमादेश कहते हैं। 75 क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संबंधित क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 76। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने वाले की न्यूनतम आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? संविधान के 61वें संशोधन के द्वारा, संविधान के 61वें संशोधन में। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन में हो जाएगा। संविधान का चौथा ए भाग है
जो मौलिक कर्तव्य में नहीं है। जो किस में नहीं है? मौलिक कर्तव्य में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की उसे कहते हैं जहाँ पे क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त तथा वे निर्यात के लिए उत्पाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, जेट इंजन तथा एक रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल ए हो जाएगा। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु आसपास की हवाओं का प्रयुक्त करता है और इसलिए अंतरिक्ष में गति के लिए प्रयुक्त नहीं है। 81 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है? तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा अधिक की जलन पैदा होता है? तो वाष्प के द्वारा होता है, वाष्प। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल के उम्मीदवारों को क्या होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डी को अवशोषित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो अवशोषित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83, हेवी वाटर न्यूक्लियर विज्ञान में है। तो हेवी वाटर न्यूक्लियर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। हाइड्रोजन के स्थान पे क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है। हैवी वाटर यानी कि उसका भारी जल कहते हैं उसे, जिसका फार्मूला होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। यह हाइड्रोजन के स्थान पे ड्यूटेरियम होता है, जो भारी जल की खोज 1932 में यूरी और बासमबर्ग ने की थी। इसका क्वथनांक कितना होता है? जो हैवी वाटर है D2O का, जो इसका क्वथनांक क्या होता है? तो 101.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और इसका जमांक होता है 1.4 डिग्री सेल्सियस होता है। और साधारण जल के 6000 भागों में एक भाग जल होता है। भारी जल का प्रयोग न्यूट्रॉन मध्यक के रूप में, ट्रेसर के रूप में आयनिक हाइड्रोजन के विरोध में होता है। क्वेश्चन 84 देखेंगे। एक युक्ति को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? यहाँ पे डायनेमो, जनरेटर, इंडक्शन ऑयल और मोटर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मोटर। विद्युत मोटर है जो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। डायनेमो जो है क्या करता है? वो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में करता है। और मोमबत्ती जो होता है वो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तन करता है। और जो माइक्रोफोन होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जो सितार होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जो ट्यूबलाइट होता है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जो सोलर सेल होता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में करता है। और जो विद्युत बल्ब होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में प्रदर्शित करता है।
और जो लाउड स्पीकर होता है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की घटती जाती है। यह परमंच फिनोमिनॉन उदाहरण है। तो ये क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, किसका प्रभाव होता है? तो ये डॉपलर प्रभाव का है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परिवर्तित सतह और सुनने वाले के माध्यम कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो जो राइट आंसर 86 का हो जाएगा आपका, इसमें 16.5 मीटर हो जाएगा। यानी कि अगर अप्रॉक्स अगर माना जाए तो 17 मीटर। 87 सड़कों पर काम करने निकला कहवाइला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व किसका बना होता है? तो ये तत्व किसका बना होता है? तो यहाँ पे जो 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जस्ता का जो बना होता है, जस्ता का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। अम्ल वर्षा निम्न वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो जो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में कौन सा आरडीएक्स का दूसरा नाम है? तो बताइए कि आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका साइक्लोनाइट है जो आरडीएक्स का दूसरा नाम है, साइक्लोनाइट। क्वेश्चन नंबर 90। जल के अधिकतम मात्रा किसके पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषित निम्न के माध्यम से करता है? तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बोर्नियो जोन में करता है। क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड है जो गृह रहित गैस नहीं है। बिंबिसार ने बृहदंत को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अंग। 93। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक था। 94 नंबर देखेंगे। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली ने बंगाल में हुगली में अपना व्यापारिक कोठी बनाई। ये लोग चीनी, मिट्टी, बर्तन तथा मसाले अपने साथ लाते थे और सूती वस्त्र ले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? तो किस राज्य के कारण हुआ था? तो जो यहाँ पे 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, बिहार के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? तो बिहार।
शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम एस्टेट राइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है। वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये मुंगेर में स्थित है। बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सारण में स्थित है। नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है? तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। रोहतास में की जाती है। लगभग रोहतास में 86.32% और भोजपुर में अगर बात करें तो भोजपुर में 73.8% और औरंगाबाद में 71.1%। 99 क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो जनगणना 2021 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो वृद्धि दर क्या है? ज़्यादा बढ़ती है। क्या है? ज़्यादा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 100, राजगीर के गृध्रकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षाता दी थी? तो बौद्ध धर्म में दीक्षाता दी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। तो चलिए दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन था जो कि जीएस का क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं इसका दूसरा पार्ट डालूं तो आप लोगों तक ये अपडेट पहुंचता रहे।